एक बार फिर से आप सभी का भूगोल की कक्षा में स्वागत है। 11th क्लास पास करके आप 12वीं क्लास में प्रवेश कर चुके हो और भूगोल के साथ हमने पिछले साल यात्रा शुरू की थी। उसी यात्रा को इस साल भी हम जारी रखेंगे। जिस प्रकार से पिछले साल हमने भौतिक भूगोल की बात की थी, उसी प्रकार से इस साल हम मानव भूगोल की बातें करेंगे। तो चलते हैं और आज की टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मानव भूगोल का अर्थ, यानी मानव भूगोल क्या है, और उनकी परिभाषाओं सहित जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति की, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की और मानव भूगोल के विकास की, जिसके चलते हुए वर्तमान स्वरूप में मानव भूगोल पहुंची है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मानव भूगोल क्या है? आपको याद होगा पिछली साल हमने शुरुआत की थी भूगोल क्या है, भूगोल क्या है। तो हमने देखा था कि भूगोल में प्राकृतिक और मानव दोनों का अध्ययन वो किया जाता है, यानी पृथ्वी तल का अध्ययन वो किया जाता है। और इन्हीं तथ्यों के आधार पर भूगोल की दो शाखाएं हमने देखी थी। जिस शाखा में भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हमने भौतिक भूगोल नाम दिया था, और इस भौतिक भूगोल की हम पिछले साल चर्चा कर चुके हैं। यानी भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को किस नाम से जानते हैं? भौतिक भूगोल। भौतिक तथ्य कौन से होते हैं? जैसे स्थल, जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि। इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। जबकि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल में सांस्कृतिक या कहें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक तथ्य कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे नगर, गांव, उद्योग, पुल, सड़कें, व्यापार, कृषि, जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको हम मानवीय तथ्य कहते हैं। अब जो मानव भूगोल है वो वास्तव में क्या है? तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, भौतिक भूगोल में भौतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको भौतिक पर्यावरण कहते हैं, और जो हमने बनाया है उसको सांस्कृतिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक तथ्यों के बीच या सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं का अध्ययन है वो मानव भूगोल है। मानव भूगोल क्लियर है बात? यानी भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो संबंध पाए जाते हैं
उन्हीं संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। संबंध यानी हम किसी स्थान विशेष पर रहते हुए आसपास के वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं, आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं और आसपास के वातावरण से प्रभावित होते भी हैं। और पूरी पृथ्वी पर सभी मानव समूह के जो संबंध पाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, यानी सभी जगह पर प्रकृति के साथ हमारे जो संबंध हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। उन्हीं जो किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं उन्हीं संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अब हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे मानव भूगोल को। तो मानव भूगोल की परिभाषाएं यहाँ पर मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ। जर्मन के भूगोलवेता वे हैं रेटजेल, जर्मन भूगोलवेता रेटजेल, और रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता भी कहते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता रेटजेल को कहते हैं। इन्होंने परिभाषा दी है, परिभाषा ऐसे दी है कि मानव समाज और धरातल के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन्हीं का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो हमने पहले भी बात की थी भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। इसी फॉर्मेट में इस परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं। इसने भी वही बात की है, रेटजेल ने भी यही बात की है। मानव समाज यानी सांस्कृतिक पर्यावरण, धरातल यानी भौतिक पर्यावरण, इनके बीच का संबंध क्या है? बीच का संबंध क्या है? मानव भूगोल है। और इनने संश्लेषणात्मक संबंधों पर ज़्यादा जोर दिया है। संश्लेषणात्मक संबंध यानी कारण सहित जानना, यानी मानव भूगोल में सिर्फ भिन्नता को नहीं देखा जाता है कि वहाँ पर उस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, औद्योगिक संस्कृति में दूसरे प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि वो संबंध वैसे क्यों पाए जाते हैं। और ये जो इन्होंने परिभाषा दी है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में ये परिभाषा इसने दी है जिसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो ये होगी रेटजेल की परिभाषा। जर्मन भूगोलवेता जिनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहते हैं, मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषणात्मक संबंधों को ही मानव भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी है। अब अगली परिभाषा की हम बात करेंगे। अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेता और नियतिवाद की समर्थक रही हैं और रेटजेल की शिष्या भी रही हैं, जिनका नाम है कुमारी चर्चिल सैंपल। ये अमेरिका की भूगोलवेता हुई हैं। उन्होंने भी एक मानव भूगोल की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। तो इनकी परिभाषा भी वैसे फॉर्मेट में बैठ रही है। मानव यानी
सांस्कृतिक पर्यावरण और अस्थिर पृथ्वी यानी भौतिक पर्यावरण। और इनके बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उन्हीं संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। चंचल मानव का से तात्पर्य है कि मानव दिमाग से कभी भी स्थिर नहीं रहता है। उसका दिमाग आगे से आगे नई चीज़ें बनाने में, नई चीज़ें सीखने में लगा रहता है। और हमारी जो प्रकृति है वो भी हमेशा स्थिर नहीं रहती है, प्रत्येक समय पर उसमें बदलाव है वो होता रहता है। अब मानव भी खुद बदलाव लाता है अपने आप में और प्रकृति में भी बदलाव होता रहता है, तो डेफिनेटली समय के साथ उनके जो संबंध पाए जाते हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। जैसे 1000 साल पहले हमारे प्रकृति के साथ संबंध कैसे थे? एकदम साधारण थे। जैसी प्रकृति में हमें कुछ भी मिला मानव को, वो ही खा लिया, प्रकृति में खुले में सो गया। अब धीरे धीरे उन्होंने प्रकृति को जाना, प्रकृति को जानकर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का विकास किया। नई टेक्नोलॉजी के विकास से उन्होंने प्रकृति में परिवर्तन किया और प्रकृति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश की। यानी समय के साथ प्रकृति के साथ हमारे संबंध वो बदल रहे हैं। उन्हीं संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये नियतिवाद की समर्थक रही हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी जो भी क्रियाकलाप हैं उनका हमारे आसपास के वातावरण पर, आसपास की प्रकृति पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगली परिभाषा एक और हम देखते हैं जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता हुए हैं विडाल डी लाप्लास। जिस प्रकार से रेटजेल और कुमारी सैंपल नियतिवाद के समर्थक थे, उसी प्रकार से विडाल डी लाप्लास ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता हुए हैं और उन्होंने संभववाद का जन्म दिया था। संभववाद, ये संभववाद क्या है उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसी क्लास में। इन्होंने जो परिभाषा दी है उसने बताया है कि प्रकृति को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, प्रकृति को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर या धरातल पर जो जीव हैं उनकी क्रियाएं, उनके बीच का जो संबंध है, उनका अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। और इनके अध्ययन से एक नया विचार हमें मिलता है। ये विडाल डी लाप्लास की परिभाषा है। अगली परिभाषा जो चौथी परिभाषा है वो दी है डी केन और पीट्स ने। डी केन और पीट्स इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल में मानव को और मानव के क्रियाओं को शामिल है वो किया जाता है। यानी मानव भूगोल में मानव के और मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है वो शामिल है। अगला बिंदु हमारा है मानव भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रकृति होती क्या है, किसे कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एक तो विषय क्षेत्र को और दूसरा अध्ययन करने की विधियों को, उपागमों को। इन दोनों को हम प्रकृति में शामिल वो करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो भूगोल का जो संबंध है वो है स्थान से। भूगोल का संबंध स्थान से है
और विषय की दृष्टि से अगर हम देखें तो मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है वो है मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाएं, ये केंद्र बिंदु है। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल में कहाँ, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के साथ मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। यानी पृथ्वी पर अगर हम देखते हैं तो मानव की जो क्रियाकलाप हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं और उनके जो क्रियाकलाप हैं वो वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। तो एक तो ये देखना होता है कि ये भिन्नता, स्थान विशेष पर भिन्नता देखने को मिलती है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है और भिन्नता के साथ साथ उनके कारणों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये हो गई मानव भूगोल की प्रकृति। अब अगर हम बात करें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने मानव भूगोल को जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है भौतिक दशाएं, भौतिक दशाएं, और इन भौतिक दशाओं में रहते हुए मानव की अनुक्रियाएं, मानवीय अनुक्रियाएं। इन दो भागों में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हंटिंगटन महोदय ने विभाजित किया है। मुख्य रूप से अगर हम विषय क्षेत्र की बात करें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मोस्टली 6 बिंदुओं में विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल में जनसंख्या की, जनसंख्या। दूसरी बात करते हैं प्रदेश विशेष की, जहाँ की हम जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधन। तीसरी हम बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की, सांस्कृतिक वातावरण की। चौथी हम बात करते हैं कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम। पांचवी हम बात करते हैं समायोजन या नियोजन। और छठा बिंदु हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों के से संबंधों की। मानव भूगोल में किसी प्रदेश का अगर हम अध्ययन करते हैं तो मोस्टली इस बिंदुओं के आधार पर किसी प्रदेश विशेष का अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि एक प्रदेश ए, सबसे पहले हम यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई संरचना आदि की हम बातें करते हैं। फिर अगला बिंदु हम लेते हैं वहाँ इस प्रदेश विशेष के जो प्राकृतिक संसाधन है वो किस प्रकार के हैं। इसका अध्ययन हमें इसलिए करना होता है क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार की होगी वो निर्भर करेगा यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों पर। यानी जनसंख्या अगर संसाधनों से ज़्यादा है तो विकास अवरुद्ध होगा, और प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा हैं और जनसंख्या कम है तो उसमें न्यून जनसंख्या की समस्या है वो पाई जाती है। और ये सब अध्ययन हम करते क्यों हैं? मानव के विकास को ध्यान में रख
कर करते हैं। तो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन है, अगला बिंदु हमारा होता है, जिसमें वहाँ की मृदा किस प्रकार की है, जल संसाधन किस प्रकार के हैं, धरातल कैसा है, वनस्पति कैसी है, खनिज कैसे हैं, उन सब का अध्ययन है वो इसमें हम करते हैं। और इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं मानव की क्रियाकलाप। अगला बिंदु होती है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण अध्ययन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी स्थान की सांस्कृतिक दशा को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों के संबंध अपनी प्रकृति के साथ किस प्रकार के हैं। यानी प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का प्रतीक होता है वहाँ का सांस्कृतिक वातावरण। जैसे कि हम कल्पना करें, अपन कहीं चलें और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो लोग हैं वो जंगलों में या फिर खेतों में अपने कच्चे घर बनाकर निवास कर रहे हैं, उनके पास आधुनिक सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। वो अपना जीवन यापन है वो पशुपालन करके या कृषि करके वो अपना जीवन यापन है वो कर रहे हैं। एक तो वहाँ की वो संस्कृति हो गई, सांस्कृतिक वातावरण हो गया। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और आगे चलकर हम देखें कि एक औद्योगिक प्रदेश है, वहाँ पर आधुनिक टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घर, जो सुख सुविधाएं वर्तमान में है वो सब वहाँ उपलब्ध हैं। तो दो प्रकार की संस्कृति अपन ने देख ली है, एक तो ग्रामीण संस्कृति या खेतीय संस्कृति, दूसरी औद्योगिक संस्कृति। उनको देखने मात्र से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ग्रामीण संस्कृति है उनका संबंध प्रकृति के साथ साधारण प्रकार का है। उन्होंने प्रकृति को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश है वो नहीं की है। जिस प्रकार की वहाँ का आसपास का वातावरण है उन्हीं से और उसी रूप में उनका उपयोग करते हुए वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके जो संबंध हुए वो साधारण प्रकार के हुए। दूसरी तरफ हमने औद्योगिक संस्कृति देखी तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये प्रकृति के साथ डायरेक्टली टच में नहीं है, प्रकृति से काफ़ी दूर नज़र अपने को आ रहे हैं और प्रकृति में उन्होंने अपने अनुसार बदलाव करके और प्रकृति से दूरी हमें नजर आएगी। तो सांस्कृतिक वातावरण में हम वहाँ की क्रियाकलाप, वहाँ का रहन सहन, उनके परिवेश, आवास आदि को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं। चौथा जो अगला बिंदु है जिसका अध्ययन करते हैं वो है कालिक अनुक्रम, यानी प्रकृति के साथ हमारे जो संबंध पाए जाते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं। आज से अगर हम 100 या 1000 साल पहले की बात करें, कल्पना करें और आज वर्तमान में हम हैं, हमारी प्रकृति के साथ संबंध 1000 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, डेफिनेटली भिन्न प्रकार के नज़रें आएंगे। 1000 साल पहले हम एकदम से प्रकृति के अधीन थे, जैसी प्रकृति थी अपने आप को प्रकृति के अनुसार अपने बदलने की कोशिश की थी। और समय के साथ साथ हमने प्रकृति को जब जाना, प्रकृति को जानकर नई टेक्नोलॉजी ईजाद की, नए आविष्कार किए और प्रकृति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश हमने की है। तो समय के साथ डेफिनेटली हमारे प्रकृति के साथ जो संबंध है वो बदल रहे हैं। तो उन बदलते हुए संबंधों का अध्ययन है वो इस कालिक अनुक्रम में किया जाता है। अगला बिंदु है समायोजन या नियोजन, यानी पृथ्वी पर जो अलग अलग जगहों पर मानवीय समूह पाए जाते हैं वो किस प्रकार से अपनी संस्कृति के साथ समायोजन कर रखा है और उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। विश्व में अलग अलग मानवीय समुदायों को अगर हम देखें तो प्रकृति के साथ जो उनके संबंध हैं वो हर जगह पर हमें भिन्न नजरें आएंगे। ये भिन्नता क्यों होती है? प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में भिन्नता दो कारणों से होती है, या तो वहाँ की प्रकृति भिन्न है या फिर हमारे जो संबंध है वो भिन्न है, हमारी जो क्रियाकलाप है वो भिन्न है। दोनों कारणों में कुछ भिन्नता आएगी तो डेफिनेटली समायोजन है वो अलग प्रकार से पाया जाएगा। समायोजन दो प्रकार से हो सकता है।
एक तो खुद में बदलाव करके प्रकृति के अनुसार बदलने की हम कोशिश करते हैं अपने आप को, और एक प्रकृति को बदलने की कोशिश करते हैं अपने अनुसार। यानी समायोजन दोनों ही दशाओं में होना जरूरी है। तो किस प्रकार से लोगों ने अपनी प्रकृति के साथ समायोजन कर रखा है, उनका अध्ययन हम इस में करते हैं। दूसरा पक्ष इसका ये भी है, उसमें हम भविष्य को ध्यान में रखकर भी इन चीज़ों को देखते हैं कि प्रकृति के साथ हमारे संबंध कैसे हों ताकि हमारा भविष्य है वो ज़्यादा अच्छा हो। अगला जो बिंदु हम शामिल करते हैं, अन्य क्षेत्रों से संबंध। मानव एकांकी रूप में कहीं पर भी नहीं रह सकता, समाज में जीवन यापन संभव है, और जितना संभव है वो आसपास के क्षेत्र को जानने की कोशिश करता है और आसपास के लोगों से मिलने की कोशिश है वो करता है। तो किस प्रकार के संबंध बनाने की कोशिश करता है, क्यों करता है, इन चीज़ों का अध्ययन है वो इस बिंदु में हम करते हैं। तो ये हो गए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम अगला बिंदु है मानव भूगोल का विकास, उसकी हम बातें करेंगे।